आज हम क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के कुछ टॉपिक्स जैसे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल समझेंगे और कॉन्सेप्ट्स को इतना इजी बनाएंगे कि न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज दोनों ही सॉल्व हो जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना और अगर फिजिक्स को स्मार्ट वे में पढ़ना हो देन सब्सक्राइब साइंस नोवा राइट नाउ। सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते हैं तो उनका जो मोशन होता है वो चेंज हो जाता है, तो उसी को हम कहेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। और मोशन उसका चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है उसके मोशन में, इसलिए वो एक्सेलरेट हो जाता है। अब उसका मोशन मतलब उसका जो मोशन था चार्ज पार्टिकल का जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका मोशन चेंज हो जाता है। तो वो मोशन चेंज हो रहा है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स भी अप्लाई हो रही है, तो उस फोर्स का जो फोर्स उस पर अप्लाई होती है उस फोर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं F इज इक्वल टू क्यू ई, वेर क्यू इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, E is the electric field, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, मतलब ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल उस पर कितना फोर्स लग रहा है जब हमने उसे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब जो चार्ज पार्टिकल है, अब उस चार्ज पार्टिकल पे एक्सीलरेशन क्यों लगता है? उस चार्ज पार्टिकल पे एक्सीलरेशन इसलिए लगता है क्योंकि जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट होती है जिसकी वजह से वो पार्टिकल एक्सीलरेट हो जाता है, इसलिए वो फॉलो करता है न्यूटन्स के लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ को वो फॉलो करता है। न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो इससे हम फॉर्मूला निकाल लेंगे ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब फोर्स की जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन था उसको हम इस वाले फॉर्मूले रखेंगे तो वो आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट पुट्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके कुछ केसेस होते हैं। फर्स्ट इज जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही मूव कर रहा हो, मतलब पार्टिकल ऐसे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है तो और जो पार्टिकल का मोशन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में जो पार्टिकल होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा। और ये जो कुछ काइनेमेटिक्स की इक्वेशन होती हैं वो इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को फॉलो करेंगे। मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इन इक्वेशन को ऑबे करेगा। और दूसरी कंडीशन आती है अगर जब चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, तो जब ऐसा मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का तो उसमें क्या होता है, उसके ना दो कंपोनेंट आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मान लो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा और जो वर्टिकल मोशन होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो चेंज होता रहेगा जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होता रहेगा और वो फॉलो करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, ये यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से अगर चार्ज पार्टिकल मूव करा तो ये ऐसा पाथ फॉलो करेगा। इसकी इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की x इज इक्वल टू यू टी, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन एन एम इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो ये रहा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने क्लास 11 के टॉपिक्स में पढ़ा था इन मोशन वाले चैप्टर में सेकेंड यूनिट में, तो इसमें इतना डीपली ज़रूरी नहीं है। अब पाथ इक्वेशन क्या होगी? पाथ इक्वेशन सबसे पहले हम बात करते हैं पाथ कौन सा फॉलो करेगा। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है जिसका एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन 2m u square into x square, where m is mass of the charged particle, u is initial velocity of the charged particle, x is distance traveled, q is charge of the particle and e is magnitude of electric field of the charged particle। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है जिस टाइम में वो चार्ज पार्टिकल ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन था वो कवर करा।
इसका फॉर्मूला होता है L/U। ओके। अब डिफ्लेक्शन जो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसमें कुछ रिफ्लेक्शन भी आएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो चार्ज पार्टिकल में मोशन सॉरी फोर्स भी लगाएगा, तो उसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे हम डिफ्लेक्शन। तो उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब जैसे कि प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल होगी, मतलब अगर क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, अगर जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे होती है फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल। और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है तो इसका अपोजिट उसका उसमें जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टूवर्ड्स दी चार्ज पार्टिकल होती है। इनका जो मोशन होता है वो रिजेंबल करता है प्रोजेक्टाइल मोशन के, और ये हेल्प मतलब ये जो मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का वो यूज्ड होता है इन सीआरटी। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब, जो जनरली लाइट सॉरी उसमें टीवी वगैरह में यूज होती हैं। तो ये बात रही मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने अराउंड एक एरिया फॉर्म करता है जिसमें उसका इफेक्ट हमें फील हो सके। तो उसको हम कैसे बता सकते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होती हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो उसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब है, इस डेफिनेशन का मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक टाइप्स की कर्व है जो टेंजेंट होती है एट अ पॉइंट, मतलब चार्ज पार्टिकल मान लो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसमें किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट होती है इलेक्ट्रिक लाइन से इज लाइक अ कर्व, जो एक टेंजेंट होती है जो हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर बताती है। इसमें जो लेंथ ऑफ एरोज होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती हैं, और जो जो लेंथ होती है वो हमें डायरेक्शन देती है, और जो डेंसिटी होती है लाइंस की वो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड देती है। अब जो जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो अवे होंगी उस चार्ज पार्टिकल के, और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स से चार्ज पार्टिकल होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो वो फॉलो करता है। इसमें जो डायरेक्शन होती है, अभी मैंने बताया जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो अगर मान लो यहाँ पे वो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो यहाँ पे ये हमें अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी बस एक ही डायरेक्शन होती है। तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि उसके दो डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं, पर ऐसा नहीं होता, इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते। डेंसिटी ऑफ लाइन का मतलब जो अगर ज़्यादा पास में ज़्यादा क्लोजर प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा होता है जो यहाँ पे क्लोज लाइन्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, और वहीं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वो होगी वो वीक होगी, स्ट्रेंथ होगी वो वीक होगी। ठीक है। अब कंटिन्यूस कर्व्स का मतलब ये जो लाइंस होती है वो कंटिन्यूस कर्व्स फॉर्म करती हैं, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि सीधे ही मूव करे, ये कंटिन्यूस कर्व्स बनाती रहती हैं। ये कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। और मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इसमें इससे ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती है। तो अगर हम पॉजिटिव इंडिविजुअली पॉजिटिव की हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है, रिवर्स बैक नहीं आती हैं, इससे कभी भी कंटिन्यूस लूप क्लोज लूप फॉलो नहीं बनाती हैं। परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो परपेंडिकुलर होती है कंडक्टर के। अगर कोई कंडक्टर है
तो ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी फॉर्म्ड होंगी तो उस कंडक्टर के वो परपेंडिकुलर होती हैं। अब पैटर्न क्या होता है फील्ड लाइंस का, अगर वो सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें जो पैटर्न होगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वो आउटवर्ड्स होगा, और जो अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा वो इनवर्ड होगा, वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा। ओके अब इसमें डाइपोल डाइपोल की हम बात करें, डाइपोल के बारे में अभी हम इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे। डाइपोल में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइंस होते हैं वो ऐसे फॉर्म्ड होती हैं जिसमें एक कर्व्ड पैटर्न फॉर्म्ड होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो पैरेलल होती है और इक्वली स्पेस्ड होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वली स्पेस मतलब जो इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल होगा। अब ये डायग्राम है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अवे होती हैं फ्रॉम पॉजिटिव, ये एरो गलत दिखाए हैं, इसमें जो डायरेक्शन होती है वो अवे होती है फ्रॉम पॉजिटिव फ्रॉम चार्ज, और इसमें नेगेटिव में टूवर्ड्स होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसमें देखो कर्व फॉर्म कर रहे हैं और ये रहा पॉजिटिव, तो जब लाइक चार्ज प्रेजेंट होते हैं ये कंडक्टर के परपेंडिकुलर है, और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें जो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, वो अरेंज होता है, जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बस साइन अलग अलग होता है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, और उनकी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है वो होती है 2l और 2a। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करें तो वो आ जाएगा, तो वो आएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर separated at a small distance। ओके तो ये रही डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अब डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज अ मेजरमेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द टू अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सिंपली डाइपोल मोमेंट मेजर होता है, मतलब हम क्या कर, जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है उसको मेजर करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट का यूज करते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू डी, वेर Q is the charge magnitude of the charge particle and D is the distance of separation। ओके अब जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव से ओरिजिनेट होती है और पॉजिटिव पे नहीं। इसमें जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इस डायरेक्शन में। ओके डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है कूलॉम मीटर, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो होता है एल टी, वेर एल इज लेंथ एंड टी इज टाइम। ओके तो ये बात है डाइपोल मोमेंट की। अब एक डेरिवेशन करेंगे हम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली बोर्ड में पूछ लिया जाता है इन 3 मार्क्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन क्या होगा। तो कंसीडर हम मान लेते हैं एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल मान लेते हैं, ये रहा एक डाइपोल जो सेपरेटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l, ये है O, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करते हैं लेट इट बी P जो प्रेजेंट है एट अ x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेपरेशन ऑफ द डाइपोल। ओके तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हमें, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में लेट इट बी E1 एंड इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो मान लो E2। अब हम E1 का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल स्क्वायर। एल इसलिए लिया क्योंकि एल इज इतना डिस्टेंस है एंड एल इज दिस डिस्टेंस, इसकी जो पूरी डिस्टेंस है वो हमने 2l कंसीडर की थी। तो ये रहा E1 का एक्सप्रेशन। ऐसे ही हम E2 का एक्सप्रेशन निकालेंगे। E2 का एक्सप्रेशन आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये हमारे आ गए E1 एंड E2। तो हम अब E नेट निकालेंगे। E नेट कैसे आएगा, अगर हम इनकी डायरेक्शन को कंसीडर करें, ई नेट कैसे आता है E1 प्लस E2, पर इनकी डायरेक्शन अलग अलग तो हम इनकी डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो इससे आ जाएगा E2 माइनस E1।
तो अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा के क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, फिर आ जाएगा एक्स माइनस एल स्क्वायर एंड एक्स प्लस एल होल स्क्वायर। तो फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे x प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करा, x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे होल स्क्वायर को, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl अपॉन, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू फोर एक्स एल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हमारा ई नेट बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको 4 को हम ब्रेक कर लेंगे इनटू 2 2। तो 2 यहाँ पे ले लिए, 2 के क्यू एल और यहाँ पे 2। अब 2 क्यू एल क्या होता है, 2 क्यू एल होता है पी विच इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो 2 क्यू एल की जगह पे हम रख देंगे पी विच इज डाइपोल मोमेंट। तो हमारा आ जाएगा E इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन, यहाँ पे x भी बचा तो यहाँ पे x, यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया ई नेट का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ ई नेट। अब अगर जनरली क्या होता है, x होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल, तो जो एल होगा वो उसको हम इक्वल कर देंगे 0 के, तो ई नेट आएगा वो आ जाएगा 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कैसे आ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, एल एल तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स से एक एक्स की पावर कट गई, तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन ई नेट इज इक्वल टू 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब। अब एक और कंडीशन आती है, on a equatorial line or on perpendicular bisector of dipole। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो डाइपोल के, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। अब फिर से कंसीडर कर लेते हैं एक डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एल और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एल। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये लेट पॉइंट पी, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी, यहाँ ये जो परपेंडिकुलर है वो है एक्स और ये है आर। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी E1, और इसको हम करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसको हम E2 मान लेते हैं, इसको हम E1 कंसिडर कर लेते हैं। इसमें जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो ये वाला एंगल वो मान लेते हैं थीटा। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब
ऐसे ही इसी एक्सप्रेशन से हम E1 निकालेंगे, तो E1 आ जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और इसमें जो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कहाँ से आ गए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने क्या किया, आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर इसको आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या होगा, इसका हम कंपोनेंट अगर यहाँ से अलग से ड्रॉ करते हैं, ये रहा E1 एंड दिस इज E, ये दोनों इक्वल हैं। अब इनका अगर हम कंपोनेंट निकालेंगे, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे, तो अलोंग थीटा क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा कॉस कंपोनेंट और ये आ जाएगा साइन कंपोनेंट। ये जो साइन कंपोनेंट है अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के, उनकी जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, ये ऊपर है ये नीचे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ बचेगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो हम जो ई नेट निकालेंगे उसमें सिर्फ जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसी को कंसीडर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2e कॉस थीटा। अब ई का एक्सप्रेशन रखो, 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, पर सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है एल अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज आर का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम इसमें रख देंगे एल अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2k क्यू एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल 3/2। तो ये हमारा आ गया एक्सप्रेशन ऑफ ई नेट। अगर हम इसको डायपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में रखेंगे तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2ql, तो 2ql है उसकी जगह पे हम रख देंगे p, तो हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारा आ गया ई नेट। अब जनरली क्या होता है, जो x होता है वो ज़्यादा होता है l से, तो जो l होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा ई नेट का वो आएगा के पी अपॉन एक्स क्यू। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब हमने देखा यहाँ परपेंडिकुलर पे जो इक्वेटोरियल लाइन होता है उस पर जो एक्सियल का है, एक्सियल का फॉर्मूला है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, और वहीं जो परपेंडिकुलर वाला इक्वेटोरियल वाला का एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो है kp अपॉन एक्स क्यूब। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल होता है वो ट्वाइस होता है, इक्वल ट्वाइस होता है ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल। तो ये बात रही इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑन अ डायपोल। अब बात करते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल। टॉर्क बेसिकली क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, जब कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट मतलब घुमा देती है तो उसका जो इफेक्ट होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं। उसका एक्सप्रेशन होता है टॉर्क का, सिंपली अगर फोर्स के रिस्पेक्ट में देखें तो वो होता है F इंटू आर। अब जो टॉर्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज आल्सो, यहाँ पे जो आर होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम टॉर्क का जो डायपोल है उस पर जो टॉर्क लग रही है उसका एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। अब मान लो एक डायपोल है माइनस क्यू एन प्लस क्यू, उसका जो डायपोल मोमेंट है लेट बी पी, और एंगल जो फॉर्म्ड हो रहा है वो थीटा, उसको रोटेट करने पे जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो टाउ का अगर हम टाउ नेट निकालेंगे तो टाउ नेट क्या होता है, टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, टॉर्क ऑफ चार्ज Q1 एंड टॉर्क ऑफ चार्ज Q2, Q मतलब इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है Q1 Q2 का, बस साइन अलग अलग होता है, तो उनका जो फोर्स होगा उनका जो टॉर्क होगा वो भी अलग अलग होगा। तो अगर हम उसका उसका एक्सप्रेशन लिखे तो F1 R1, उस पर जो फोर्स होगी वो भी सेम होगी और जो डिस्टेंस होगी वो तो सेम होगी। तो इसको F का फार्मूला होता है Q E
ई और आर इज एल, और साइन थीटा वाला हम कंपोनेंट कंसीडर करेंगे, कॉस थीटा वाला नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2QEL साइन थीटा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2QL साइन थीटा। अब क्या होगा, जो 2QL है वो P के इक्वल होता है, यहाँ पे E है, 2QL है वो P के इक्वल हो, तो यहाँ पे आ जाएगा PE साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कब लगता है, जब किसी भी दो क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये आ जाएगा P इंटू ई। तो जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आया वो आ गया P इंटू ई, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब जो एंगल होता है थीटा, वो होता है P और E के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो होता है थीटा। अब अगर एंगल 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री है, तो जो टॉर्क होगा वो इक्वल हो जाएगा इन पीई के। तो ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो मतलब जब थीटा 90 होता है, जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, तब जो टॉर्क होता है तब वो मैक्सिमम होता है। और वहीं अगर थीटा जीरो होता है तो जो टॉर्क होता है वो उसकी वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। तो यहाँ पे मिनिमम टॉर्क हमें मिल जाता है। ये तब होता है जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, तब जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है। तो ये बात रही टॉर्क ऑन अ डाइपोल। अब आज के लेक्चर में इतना ही। आज की वीडियो में हमने टॉपिक्स को डिटेल में समझा, और अब कंसेप्ट्स में भी क्लैरिटी है, जिसको हम न्यूमेरिकल्स और पीवाईक्यूज में आप सॉल्व कर पाओगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, साइंस नोवा को फॉलो कर, सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टॉपिक में डाउट रह गया है, मतलब डाउट रहेगी, क्योंकि आप कमेंट में आप बताओगे, फिर मैं वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद साइंस नोवा। थैंक यू।